विद्यार्थियों, कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर एक हम डायग्राम देख पा रहे हैं और उस डायग्राम में आप देखेंगे कि कुछ स्तर की बात हो रही है। और अगर मैं नाम दूं इसे तो मैं कहूँ कि शिक्षण के स्तर क्या हो सकते हैं या स्मृति के जो स्तर है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बहुत ही सुचारू रूप से बना हुआ डायग्राम है और ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास में 3 मनोवैज्ञानिक हुए हैं। एक कौन हुआ है? हर्बर्ट। दूसरा कौन है? मॉरिसन। और तीसरा कौन है? हंट। ठीक है, इन्होंने हमें ये बताया कि जो बालक होता है उसकी जो स्मृति होती है उसके आधार पर उसके शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। हम प्रारंभ से ही बात कर रहे हैं कि शिक्षण की व्यवस्था किसके लिए की जानी है? विद्यार्थी के लिए की जानी है। और विद्यार्थी के लिए की जानी है तो निश्चित रूप से उसके स्मृति या उसके जो बौद्धिक स्तर है उसके अनुसार ही उसकी शिक्षण की व्यवस्था होनी है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि जिस बालक की बुद्धि का स्तर स्मृति लेवल का है उसको चिंतन स्तर के ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें या चिंतन स्तर की अवस्थाओं से उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। चलिए डायग्राम को देखते हैं। आप देखेंगे कि डायग्राम का जो सबसे इनर वाला जो सर्कल है उसको हमने क्या नाम दिया है? स्मृति स्तर। ठीक है, और ये क्या है? मेमोरी लेवल। क्या है? मेमोरी लेवल। ठीक है, ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें? यहाँ पर एक डिजिट भी लिख रखी हुई है 1 से 5, यानी वे बच्चे जो क्लास 1 से लेकर 5 में होते हैं। और अमूमन ये बच्चे कौन होते हैं? हम मानते हैं कि हमारे पास में जो फर्स्ट क्लास में बच्चा होगा उसकी उम्र कितनी होगी? लगभग 6 वर्ष। कितनी होगी? 6 वर्ष। और 5th क्लास में जो बच्चा होगा उसकी उम्र कितनी होगी? 7, 8, 9, 10। 6 से प्रारंभ होता है तो लगभग 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था की हम बात कर रहे हैं। और ये वे बच्चे हैं जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में पढ़ते हैं। इन बच्चों का स्तर क्या है? स्मृति स्तर है। इनकी शिक्षण व्यवस्था हमें किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी? स्मृति के स्तर के अकॉर्डिंग, यानी मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल से हमारा क्या तात्पर्य है? मेमोरी लेवल से अपना मतलब है कि ये सारे बच्चे जो होते हैं इनका जो ज्ञान होता है वो कैसा है? इतना तार्किक नहीं है। उनमें जो ज्ञान है वो कैसा है? मूर्त ज्ञान है। वो अमूर्त कल्पनाएं अभी नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और इसलिए उनकी शिक्षण की व्यवस्था कैसे करनी है? स्मृति स्तर को ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब कि ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो चीज़ों को रट सकते हैं, जो चीज़ों को सीख सकते हैं, जो इमिटेशन कर सकते हैं, आपका अनुकरण कर सकते हैं। ठीक है, और उनके संज्ञानात्मक जो ज्ञान है उसका विकास कैसे करते हैं बच्चे? रटकर। और रटने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं? अनुकरण का। किसका प्रयोग करते हैं? अनुकरण का प्रयोग करते हैं। इमिटेशन। अनुकरण मतलब इमिटेशन। क्या करते हैं वो इसमें? अनुकरण। हम बच्चों को टेबल से याद करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? देखा होगा आपने बच्चों को टेबल से याद कैसे करवाते हैं कि एक आदमी या एक बच्चा या एक टीचर क्या करता है? रिसाइट करता है ना, रेसिटेशन करता है और बच्चे उसके पीछे पीछे उसको दोहराते हैं। अनुकरण के माध्यम से अपने संज्ञान का वो विकास करते हैं रटने की प्रक्रिया से, क्योंकि अभी उनकी स्थिति तर्क वितर्क करने की नहीं है। ठीक है, और बहुत सी बार हमने देखा है कि हम छोटे बच्चों के ऊपर झल्ला देते हैं, झुंझला जाते हैं। हम कहते हैं कि आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हम ये कल्पना करने लग जाते हैं कि इस बच्चों को ये आना चाहिए। लेकिन अगर हमें ये ज्ञान हो कि जो बच्चे वर्ष 6 से 10 वर्ष के होते हैं
और जिनका स्तर कक्षा 1 से 5 का होता है, उनसे आप इस तरह की तार्किक बातों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा ये जो स्मृति का स्तर है, मेमोरी लेवल, ये किस वैज्ञानिक ने दिया? हर्बर्ट ने। परीक्षाओं में बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो हमें याद होना चाहिए कि ये हर्बर्ट के द्वारा हमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्तर है उसको हमने क्या नाम दिया? अवबोध स्तर। और अवबोध को क्या बोलते हैं अपन? अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझ। अवबोध का दूसरा मतलब क्या है? समझना। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कक्षा 6 से लेके कक्षा 10। और ये विद्यार्थी कौन होते हैं? लगभग इनकी उम्र कितनी होती है? ये सारे वो विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से लेकर 15 या 16 वर्ष होती है। 15-16 वर्ष के बीच में होते हैं, कुछ 17 के भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इनकी उम्र ये होती है। ठीक है, और ये बच्चे कौन हैं? कक्षा 6 से कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इस स्तर को हमने क्या नाम दिया है? अवबोध स्तर। और इसका अर्थ क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंडिंग। और ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? मॉरिसन। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शिक्षण में अवबोध स्तर की कल्पना या अवबोध स्तर के बारे में किस वैज्ञानिक ने खोज करी और अपने विचार व्यक्त किए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मॉरिसन के द्वारा हमें दिया गया है। और मॉरिसन क्या कहता है कि देखिए, इस उम्र के जो बच्चे हैं उसमें क्या आ जाती है? अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझने की उनमें प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वह विषय वस्तु को समझना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब तक जो बच्चा छोटा था, 1 से 5 का था, उसमें केवल क्या स्थिति थी? संज्ञान के ऊपर कार्य हो रहा था और रटने का और अनुकरण का कार्य हो रहा था। लेकिन अब क्या है, जो बच्चा इस स्तर में आता है वो समझना प्रारंभ कर देता है, चीज़ों को समझता है। ठीक है, अब हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई जब बच्चा 9th में आता है, 10th में आता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के लॉजिक्स दिए जाते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग वो करने का प्रयास करता है, उसके सिलेबस में हम प्रयोग डालते हैं, उसकी जो मैथमेटिक्स की किताबें होती है उसमें तर्क की चीज़ें डाली जाती हैं, क्योंकि वो समझने का प्रयास कर रहा है, चीज़ों को समझता है। लॉजिक जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर, जो मूर्त चीज़ है, मूर्त क्या का मतलब होता है कि जो सामने दिख रहा है, दैट इज़ फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, जो आँखों के सामने आपके प्रेजेंट है वो मूर्त है। और छोटा बच्चा केवल मूर्त चीज़ों को समझ सकता है, वो अमूर्त ज्ञान नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है, तर्क नहीं दे सकता है। ठीक है, और वो तर्क भी देता है तो वो कौन से होते हैं? उसकी मूर्त चीज़ों से जुड़े हुए ही होते हैं। ठीक है, अब वो समझने लग गया बच्चा, अब वो अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा है और उसमें संज्ञानात्मक अनुकरण करने की योग्यता तो पहले से ही है। ठीक है, अगर कोई साइकिल चलाना आता है उसके बाद में स्कूटी चलाना सीखता है तो साइकिल चलाना तो उसको आता ही है, ऐसा थोड़ी है स्कूटी चलाना सीखा तो साइकिल चलाने को छोड़ देगा। ठीक है, वो तो गुण उसमें था ही, पहले वाला गुण तो उसमें है ही, लेकिन साथ में क्या आ गया? उसके समझने की स्थिति भी आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि अगला जो हमारा स्तर है, ये स्तर किन बच्चों के लिए है? उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कक्षा 11 से लेकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर के बच्चे हैं। और इसको हमने क्या नाम दिया? चिंतन स्तर। और चिंतन को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव हमने इसको बोला। और ये बच्चे कौन होंगे भाई? लगभग ये बच्चे वो हैं जो 17 वर्ष से लेकर और अपर एज के हैं। ठीक है, 17 से अपर एज के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में ग्रेजुएशन के छात्र हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ छात्र हैं, या फिर वो रिसर्च कर रहे हैं, जब वो रिसर्च में जाते हैं आगे की तरफ तो वहाँ के छात्र हैं। इन बच्चों की क्या विशेषता है? इन विद्यार्थियों की क्या विशेषता है कि इनका जो स्तर है वो कौन सा है? चिंतन। ठीक है, कौन सा स्तर है? चिंतन का है। ठीक है, चिंतन का इनका ये स्तर है। और चिंतन का जब स्तर है तो ये क्या करते हैं? इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। संज्ञान ये कहाँ से लेकर आए हैं? अपनी प्रारंभिक अवस्था से।
और उसके बाद में उसमें उन्होंने अवबोध को जोड़ लिया, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग, समझ को। और अब इनके पास में क्या आ गया, संश्लेषण, 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 ठीक है, ये इनके पास आया। विश्लेषण, चीज़ों को विश्लेषण करने की योग्यता इनके पास में आ गई, ठीक है। तर्क देने की व्यवस्था इनके पास में है, ये वितर्क कर सकते हैं, चीज़ों की आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर अब बच्चा क्या हो गया, एक ज्ञान की अवस्था में, जिसको हम बोल सकते हैं उसकी मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया। मस्तिष्क का पूर्ण विकास कब माना जाता है, जब बच्चे में ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। और इसीलिए इन अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, आप जब महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जब आपके सामने पेपर आता है तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस विषय पर अपनी विचार व्यक्त कीजिए, या इस विषय पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये सारे प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि द टीचर इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने स्वतंत्र यानी फ्री विचार रखते हैं। आप अपने किसी विषय का अध्ययन करने के बाद में आपने स्वयं के क्या कर लिए, स्वतंत्र विचार का निर्माण किया, और आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकें, चीज़ों को समझ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है, अगली स्लाइड में अभी अपन ने जो तीनों स्तर देखे, उन तीनों स्तर का क्या करते हैं, एक थोड़ा विहंगम यानी बड़ा व्यू यहाँ अपने पास में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मृति स्तर की, यहाँ कौन सा है, बोध या अवबोध स्तर, और ये कौन सा अपने पास में, चिंतन का स्तर, ठीक है। तीनों चीज़ें हमारे पास में हैं, हमें तीनों जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है। और उसके बाद में इनके प्रवर्तक कौन हैं, हमने अभी पिछली स्लाइड में भी ये देखा था कि इनको हमें देने वाले कौन हैं। स्मृति का स्तर हमें किसने दिया, हर्बर्ट ने, ठीक है। बोध या अवबोध या अंडरस्टैंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ये किसने दिया हमको, मॉरिसन ने हमको दिया। और चिंतन का स्तर, जिसको हमने कौन सा लेवल बोला, रिफ्लेक्टिव, ये किसने दिया, हंट ने, ठीक है। तीनों के जो प्रवर्तक है हमारे पास में यहाँ पर सामने हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हर्बर्ट आ जाता है, जिसने स्मृति स्तर दिया है। उसके बाद में जो बोध वाला अवबोध वाला अपना जो है ये मॉरिसन ने दिया है, और चिंतन जो है हमें जो रिफ्लेक्टिव स्तर है वो हंट के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम चले तो हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। जो स्मृति स्तर हमने कहा कि रटने के ऊपर जोर देता है, किसके ऊपर जोर देता है, रटने के ऊपर, अनुकरण पर। और इससे किसका विकास होता है, ज्ञानात्मक पक्ष का या संज्ञानात्मक पक्ष का। किसका विकास हो रहा है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष का। हमने अभी पिछले चार्ट में भी ये देखा था। आगे चलते हैं। बोध का स्तर आता है यानी अवबोध का स्तर आता है। इसमें क्या होता है, बोधात्मक ज्ञानात्मक दोनों का क्या होता है, हमें विकास होता है। ज्ञानात्मक से क्या उपयोग है हमारा, एक तो बोधात्मक पक्ष, कौन सा, यानी संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा ज्ञानोपयोग, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका उपयोग करना। क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ अवस्था कैसी है, अवबोध की, अंडरस्टैंडिंग की अवस्था है। और जब बच्चा क्या करता है, विभिन्न प्रयोग को करने के लिए तैयार हो जाता है, उसने जो सीखा उसका उपयोग कर लेता है। कल्पना कीजिए आपने गणित की एक प्रश्नावली सीखी, कौन सी, सरल ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। आप कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, और आपने क्या सीखा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज। और उसको सीखने के बाद में 8वीं 9वीं के बच्चा जब उसको ये बताया जाएगा कि बेटा ऐसा है कि कल्पना करो मैंने इतने का लोन लिया था, इतना इंटरेस्ट लगता है, इतने साल के लिया करा, तो बच्चा क्या कर सकता है, उस ज्ञान का उपयोग करेगा। वो तुरंत क्लिक करेगा कि इसको निकालने के लिए हमें क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है या
सिंपल इंटरेस्ट जो सरल ब्याज है उसको जानता हूँ मैं पापा, या मैं अभी आपको बताता हूँ कितना लगेगा, वो उसको जोड़कर निकाल कर आपको बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान का उपयोग करना आ गया। क्या गया? उसको ज्ञान का उपयोग करना आ गया। वो इस स्टैंडर्ड में स्मृति उसकी पहुंच गई, वो ज्ञान का उपयोग कर सके। ठीक है, या लाभ हानि से संबंधित उसको पूछा जाए, या और कोई चीज़, या उसको कंप्यूटर सिखाया जाए। कल्पना कीजिए कि 10वीं क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, और उसको कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड एक्सेल वगैरह सिखाया जाए, और तो हम उससे ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि उसका ज्ञान का वो उपयोग कर सकता है, वो उसके माध्यम से एप्लीकेशन लिख सकता है, वो एक्सेल के ऊपर कोई सीट बना सकता है, या कोई टेम्पलेट तैयार कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है? अपने ज्ञान का उपयोग करता है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो कौन सा है? चिंतन स्तर। और किसने दिया था? हंट ने। और हमने इसके अंदर ये कहा था कि ये तो है ही, ये इसके साथ यहाँ पर आ गया, और ये दोनों चीज़ें आगे चल पर यहाँ आ गई, क्योंकि वो लेते हुए चल रहा है। साइकिल चलाना आ गया और मोटरसाइकिल चलाना आ गया, तो साइकिल चलाना तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाएगा। ठीक है, और यहाँ आकर बच्चा क्या सीख गया? संश्लेषण करना सीख गया, चीज़ों का विश्लेषण करना सीख गया, मूल्यांकन करना सीख गया, तर्क करना सीख गया। ठीक है, अब ये क्या है? संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, ये सब चीज़ें भी हम जानते हैं। संश्लेषण विश्लेषण क्या होता है? एनालिसिस और सिंथेसिस। ठीक है, चीज़ों को एनालिस करना। एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ दी जाती है और हम उसके विभिन्न पक्षों को देखें, और संश्लेषण के बाद में वापस जब हम सिंथेसिस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वापस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास हम करें, और वो मूल्यांकन कर सकता है। ये चीज़ें हमने पिछले जो चार्ट है उसके अंदर देख ली, इसलिए ज़्यादा हम इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। अगली अवस्था कौन सी आती है इसकी? अगली अवस्था की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि इसकी जो अगली अवस्था है वो है कि इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होती है? विचारहीन। अगर आपने उस चार्ट को अच्छे से समझा है तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ जाएंगे। अवस्था विचारहीन क्यों है ये? क्योंकि हमने क्या कहा था कि मूर्त वो देख पा रहा है, अमूर्त नहीं देख पा रहा, वो विचार नहीं कर पा रहा है। ये केवल क्या कर रहा है? इमिटेशन। इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या करता है? केवल इमिटेशन करता है, इसलिए उसकी अवस्था कैसी है? विचारहीन। वो कोई कल्पनाएं नहीं कर पा रहा है, अपने विचारों का निर्माण नहीं कर पा रहा है। यहाँ कैसी स्थिति आ गई? विचार युक्त। उसको विचार है, मैंने कहा कि अब वो अवबोध कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, वो चीज़ों को समझना उसने प्रारंभ कर दिया, ऐसी अवस्था उसकी आ गई। और यहाँ पर कैसी अवस्था है? पूर्ण विचारवान और स्वतंत्र। विचार युक्त तो यहाँ पर वो हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मूल्यांकन कर सके या अपना स्वतंत्र विचार बना सके। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि कक्षा 9-10 का बच्चा है, उसमें विचार है, वो जब अपने पेरेंट्स के सामने या अपने टीचर के सामने अपना विचार रखता है कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, उसमें विचार तो है, लेकिन जब उसको उसके विपरीत अगर उसको ये कह दिया जाए कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, इसको ऐसा करना उचित नहीं होगा, तो बच्चा उसको तुरंत मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें विचार तो है लेकिन अभी तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब बच्चा इस अवस्था में आता है और जब वो अपने स्वतंत्र विचार रखने लगता है, उसकी स्वतंत्र धारणाएं बन जाती है, वो स्वतंत्र रूप से विचार रखता है। और आपने देखा होगा कि इस उम्र में जो बच्चे आ जाते हैं उनके स्वतंत्र विचार होते हैं, चाहे राजनीतिक विचार हो, चाहे सामाजिक विचार हो, चाहे व्यक्तिगत विचार हो, और वो अपने विचारों पर अड़ीग रहते हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी पूर्ण विचारवान अवस्था के अंदर वो पहुंच चुके हैं। समझ में आ रही है? अगले चलते हैं कि विषय वस्तु की क्या स्थिति रहती है, कि इसमें जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको किस तरह की विषय वस्तु प्रोवाइड करवाई जाती है, उनके साथ में विषय वस्तु कैसी रहेगी। तो आप विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे होंगे, मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब भी बताया था कि बच्चों को तथ्यात्मक चीज़ें, आंकड़े और सूचनाएं दी जाती हैं। समझ रहे हैं? तथ्यात्मक चीज़ें, आंकड़े और सूचनाएं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उनको क्या याद कराया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी
क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? राजस्थान की राजधानी क्या है? व्हाट इज अवर नेशनल फ्लैग, है ना, क्या है? तो ये चीज़ें क्यों याद कराई जा रही? क्योंकि उनको क्या आता है? इमिटेशन करना आता है, रटना आता है, मेमोराइज करना आता है। तो उनको हम सिखाएंगे कि हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है, या उनको टेबल याद कराएंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम उनको याद कराएंगे, ठीक है। तो सारा मैटर कौन सा होगा? तथ्यात्मक, तथ्य, फैक्ट्स उनको बताएंगे अपन। उनको फैक्ट्स बताना हम शुरू करेंगे कि अल्फ़ाबेट होता है ए ब स द ए बी सी डी, है ना, क ख ग ग। तो हम क्या कर रहे हैं? उनको तथ्यात्मक आंकड़े और सूचनात्मक ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का स्तर वैसा ही है। उनकी स्मृति क्या करती है? अभी केवल इमिटेट करती है, रटने का प्रयास करती है। आगे चलिए, अगला स्तर हमारा बोध स्तर जो है, उसमें क्या हो रहा है? व्याख्यात्मक। अब हम बदल गए हैं। अब हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों के अवबोध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। अवबोध स्तर का मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? अब कार्य कर रहे हैं। और जब जिस समझ पर काम कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें चीज़ों की व्याख्या करनी पड़ेगी। चीज़ों को जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम उसको क्या पढ़ाएंगे कि आवर नेशनल फ्लैग इज़ तिरंगा, ट्राई कलर, ठीक है, तिरंगा है। लेकिन जब हम 6 क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम उसको ये पढ़ाएंगे आवर नेशनल फ्लैग इज़ ट्राई कलर, तिरंगा, और उसके अंदर ऊपर ये कलर है, ये है, बीच के अंदर जो चक्र लिया गया है वो वहाँ से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसके अंदर 24 तीलिया है और उसका रंग नीला है, और ये किसका द्योतक है, क्या बताता है, और कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका विकास कैसे हुआ था, पहले ये कैसा था, पहली बार कहाँ इसको लहराया गया। हाँ, ये सारी चीज़ें उनको व्याख्यात्मक तरीके से बता रहे हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, उस पर विचार कर सके, उसको समझ सके। तथ्यों से हटकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मैथ्स में क्या सिखाया जाता है? टेबल्स। फिर क्या कहा जाता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैंने अभी कहा आपको, लाभ, हानि, साझा, ये सिखाया जाएगा ताकि वो क्या कर सके? विचार कर सके। उससे प्रश्न भी ऐसे ही किए जाएंगे कि अनिल के पास में इतने रुपए थे, उसने बैंक से इतने रुपए लोन के रूप में लिए और बैंक ने उस पर जो है इतने रुपए का ब्याज इस दर से इतने वर्ष के लिए लगाया, तो आप बताइए कि कितना ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जब करी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे को व्याख्यान के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। जब उसको विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उसको जब साइंस पढ़ाई जा रही है, तो साइंस के अंदर क्या कर रहे हैं हम? उसको नई नई चीज़ों की व्याख्याएं कर रहे हैं कि भाई ये कैसे बनता है, ये आर्टिकल क्या होता है, शरीर में क्या क्या होता है। तो व्याख्यान विधि का प्रयोग उसके साथ में किया जा रहा है। साथ में ये इसके साथ में है ही, ये हमेशा ध्यान रखें। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो पुराना उसके साथ चलता है, ये भी इसके साथ है। तथ्यात्मक आंकड़े सूचना तो उसको दी ही जा रही है, लेकिन साथ में व्याख्यात्मक तरीके का भी उपयोग किया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला स्तर हमारा चिंतन का आता है, और यहाँ पर जो विषय वस्तु होगी वो कैसी होगी? चिंतन से युक्त और तर्क युक्त, ठीक है, चिंतन से युक्त और तर्क युक्त। जब बच्चा 11th 12th कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर का हो जाता है, तो आप जब विषय पढ़कर आते हैं तो आपने देखा होगा विभिन्न सामाजिक मुद्दे आपके सामने उठाए जाते हैं कि भारत में जेंडर की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर, भारत की राजनीतिक समस्याएं, भारत के जो संवैधानिक समस्याओं के मुद्दे आपके सामने उठाए जाते हैं, आतंकवाद के मुद्दे आपके सामने उठाए जाते हैं, निरक्षरता, साक्षरता, है ना, भारत में जो है औद्योगिक स्थिति के बारे में आपको मुद्दे उठाए जाते हैं, ताकि आप क्या करें? उनके ऊपर चिंतन कर सके, अपना तर्क दे सके। बेरोजगारी का मुद्दा आपके सामने उठाया जाता है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके अंदर तर्क और चिंतन का विकास करें। और चूंकि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक से जुड़कर हमारे पास में आती है, ठीक है, और इनको पढ़ाने का तरीका भी व्याख्यात्मक होता है, तर्क चिंतन को डेवलप करने का उद्देश्य होता है। तो ये चीज़ें विषय वस्तु से जुड़ी हुई है जो हम स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन के स्तर पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं अपन कि इनकी जो शिक्षा है यानी एजुकेशन है, ठीक है, उसका वातावरण कैसा रहेगा,
उसका वातावरण कैसा रहेगा, शिक्षा का वातावरण कैसा रहना है। यहाँ पर क्या स्थिति होती है, निष्क्रिय, क्योंकि इमिटेशन से सीख रहा है बच्चा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर छोटी क्लासेस में तो निष्क्रियता होती नहीं है, छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो चीज़ अलग है, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। क्लास का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि स्वतंत्र शिक्षा पद्धति को हम अपनाते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों को टोकना नहीं है। लेकिन बच्चे निष्क्रिय स्थिति में हमने बताया उनको कि जब उनको कोई चीज़ बताई जाती है तो उसको क्या करते हैं, 100% तुच्छ मान लेते हैं। शायद छोटे बच्चों से आपका पाला पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, हमारा ज़्यादा पड़ता है। अगर बच्चा स्कूल से पढ़कर जो आया है और मैं उसको कहूँ कि बेटा ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे होगा, तो वो मुझे नहीं मानेगा। वो यही बोलेगा कि मुझे मैम ने ये बताया है। आप कितना भी उससे जिद बहस कर लो, उसको सिखा लो कि बेटा ये नहीं है, यहाँ पर गलत है, मैम ने आपको गलत बता दिया, बोलेगा नहीं मुझे मैडम ने यही बताया है और यही सही है। समझ रहे आप क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में था वहाँ पर, और हर बच्चा अपने टीचर को एक मॉडल मानता है। समझ पा रहे हो? और उसने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। समझिए आप, टीचर्स ने जो बोला वो क्या है, ब्रह्म वाक्य है उसके लिए। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि खोजने की स्थिति आती है, कारण को जानना का प्रयास करता है। जो बौद्ध स्तर का, अबोध स्तर का जो बच्चा है, वो कारण पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो जानने का प्रयास करता है। ठीक है, हालांकि आजकल बच्चे मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, छोटे बच्चे इस स्तर पर आ जाते हैं, हर चीज़ का कारण जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर क्या है, विवादास्पद, डिबेट। यहाँ स्थिति कौन सी है, विवादास्पद। कि मैं कहूँगा आपसे कि भारत के अंदर जो है आतंकवाद एक समस्या है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा इसको विवाद के रूप में, डिबेट है, वो कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम्स है, डिबेट करेंगे बच्चे। ये स्थिति कैसे आती है, विवादास्पद। जब आप कक्षा के अंदर बड़े बच्चों के साथ में ट्रीट करेंगे और कोई टॉपिक को आप रेज करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो वाद विवाद की स्थिति बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उसकी स्वतंत्र सोच है। हमने ऊपर क्या देखा, पूर्ण विचारवान और स्वतंत्र अवस्था है। आप अपनी सोच को उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं, थोप सकते हैं, आप नहीं थोप सकते हैं, इसलिए विवादास्पद स्थिति बन जाती है। आगे चलते हैं कि गतिविधियां कौन सी चलती है वहां पर। गतिविधियों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर व्याख्यान चलता है। अब आप व्याख्यान, आप कहेंगे कि सर व्याख्यान विधि तो इधर है, यहाँ व्याख्यान क्यों चल रहा है? तो जब छोटे बच्चे होते हैं उनको तो बोल के ही बताना पड़ेगा, उनको हर चीज़ बोलेंगे, वो उसको इमिटेट करेंगे, उनको समझाना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे तो व्याख्यान के साथ में क्या चलता है, प्रश्न उत्तर भी चलते हैं, कि बच्चों से प्रश्न पूछना, उत्तर आना, विषय वस्तु से संबंधित। और यहाँ कौन सी स्थिति है, वाद विवाद और मस्तिष्क विप्लव। परीक्षाओं में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बच्चे चिंतन स्तर के हैं उनके अंदर जो गतिविधियां करवाई जाती है, उन गतिविधियों में किस तरह की गतिविधियां होती है, तो हम क्या कहेंगे, वाद विवाद और मस्तिष्क विप्लव। मस्तिष्क विप्लव क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम सुना? मस्तिष्क विप्लव, पजल्स देना, जैसे पजल होते हैं ना कुछ सोल्व करने के, ऐसे मस्तिष्क का विप्लव हो रहा है, मतलब मस्तिष्क का स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली स्थिति यानी तूफान वाली स्थिति, कि उनके दिमाग का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विप्लव की अवस्था में वो चला जाता है, और वाद विवाद की वहाँ पर स्थितियाँ बनती हैं। आगे चलते हैं कि इनका जो मूल्यांकन होता है, क्या होता है इनका मूल्यांकन की अवस्थाएं क्या बनती है भाई इनकी। तो ये भी देख लेते हैं कि मूल्यांकन की अवस्था क्या बनती है। कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका स्तर क्या है, स्मृति स्तर का है, उनका मूल्यांकन मौखिक रूप से, वस्तुनिष्ठ या लिखित। मैंने पहले भी जब डायग्राम बनाया था तो उसमें भी हमने हल्की फुल्की बात करी थी कि मौखिक, ओरल टेस्ट लेते हैं छोटे बच्चों का। आपका भी हुआ होगा जब आप छोटे थे कि ओरल टेस्ट लिया जाता है कि आपको क्या आता है। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ABCD, इस तरह के प्रश्न आपसे दिया है। आपको कोई स्टोरी पढ़ाई गई और इस स्टोरी के अंदर आपको पूछ लिया गया कि हु इज़
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मंकी इन दैट स्टोरी, क्योंकि स्टोरी में मंकी का नाम क्या था, फिर उसमें ऑप्शन दे दिया जाए राम श्याम जो भी, मतलब ABCD, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा ताकि बच्चा क्या करे, अपनी स्मृति को रिकॉल करे, क्योंकि उसका स्तर कैसा है, स्मृति का स्तर है। ठीक है, लिखित और छोटे छोटे लिखित प्रश्न उसको पूछने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। वो लिखित प्रश्न भी कौन से होते हैं, जो सामान्यतः उस विषय वस्तु से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, उससे ये नहीं कहा जाता कि इस चीज़ का मूल्यांकन करके बताएं, आपने जो कहानी पढ़ी इसका क्या मूल्यांकन है, ऐसी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती है। आगे जब चलेंगे तो बहुविकल्प, कौन सा स्तर चल रहा है, बोध का, अवबोध का, यहाँ पर भी विकल्प दिए जा रहे हैं आपको। सत्य असत्य के कथन के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, रिक्त स्थान आपसे पूछा जाता है, और लिखित, और ये सारी चीज़ें तो इधर से इधर आनी ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर वाला इधर आना ही है। अब आपसे बहुत सारे फैक्ट पूछने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आगे चलिए, जब आप इस स्तर पर आते हैं जिनको हम क्या बोला, चिंतन स्तर का, वर्णन, निबंध, विवेचना, आलोचना, आपने देखा होगा आपके महाविद्यालय की परीक्षाएं जब आपने दी होगी तो प्रश्न का अंत इन्हीं शब्दों से होता है। ठीक है, वर्णन कीजिए, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, निबंध लिखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर एक निबंध लिखिए। ठीक है, राजस्थान की जो इतनी भी विशेषताएं हैं सांस्कृतिक, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, या आपसे क्या पूछा जाता है कि राजस्थान की सामाजिक स्थिति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ये शब्द आपसे क्यों काम में लिए जा रहे हैं, आलोचना, विवेचना, वर्णन, निबंध, इन सब का केवल एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है कि आपका जो तर्क है, समझ में आ रहा है, आप तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह से अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। बेटा यही होता है कि जैसे जैसे हम उच्च स्तर पर जाते हैं, प्रश्नों का स्तर बढ़ता चला जाता है, और आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम देंगे या देने के लिए अपीयर होते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपकी स्वतंत्र सोच का पता चले। आप जब UPSC से IAS का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ एक पेपर तो केवल निबंध का होता है, ऐसे का, किसी भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विषय के ऊपर आपसे एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, एंड यू आर सपोज्ड कि आपको 1000 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है। 1000 मतलब 10 पेजेस ऑलमोस्ट, और एक टाइम लिमिट होती है, और आपका जो निबंध है उसके अंदर आपकी स्वतंत्र विचार और सोच वहाँ पर दिखनी चाहिए। ऐसे ही आप RS के लिए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पर भी आपसे निबंध लिखाया जाता है, और प्रश्न भी करीब करीब ऐसे ही होते हैं। निबंध लिखिए, समालोचना कीजिए, वर्णन कीजिए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से बालक की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें उसके जो स्तर है वो काम करते हैं, और बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आपके कि स्मृति का स्तर, बोध का स्तर, जिसको अवबोध स्तर भी बोलते हैं, या चिंतन स्तर, कि किस स्तर के बच्चे के साथ में हम, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, विषय वस्तु क्या होती है, शिक्षा का वातावरण क्या होगा, गतिविधियाँ कौन सी करवाई जाएगी, और मूल्यांकन का तरीका क्या होगा। पुरानी परीक्षाओं को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस जो चार्ट में हमने जो संक्षिप्त में सूचनाएं एकत्रित की हैं, इनमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि सीधा प्रश्न हो। जिस ज्ञान को आपने समझ लिया और उससे अगर परे भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उस ज्ञान के आधार पर आपने जो ज्ञान का निर्माण किया है, जो समझ विकसित करी है, उसके आधार पर ही आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। मैं बार बार इस मंच के माध्यम से यही कहता हूँ कि मनोविज्ञान क्योंकि एक विज्ञान है, और विशेष रूप से मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, तो यहाँ पर हमें हमारे मन को चेतन करते हुए इस विषय को समझने की आवश्यकता पड़ती है। ये समझने का विषय है, ये रटने का विषय नहीं है। और जब हम समझते हैं, और उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन से हम उसे
जोड़कर समझे, अपने आसपास के माहौल से जोड़कर समझे, बच्चों से जोड़कर समझे, और जितना आप उसको जोड़कर समझेंगे आप पाएंगे कि उतना ही सरल आपके लिए बनता चला जाएगा। और वर्तमान समय की जो परीक्षाएं हो रही है, जिनका परीक्षाओं का अगर आप एक विवेचन करें तो पिछले कुछ वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा लिए जाए, चाहे हमारे अधीनस्थ जो हमारा बोर्ड है उसके द्वारा लिए जाए, वहाँ पर प्रश्न जो होते हैं उन प्रश्न का स्तर कैसा होता है? वो स्तर वो होता है जिसके अंदर हमें उस विषय का ज्ञान क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप से उस विषय की जानकारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। रटने पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि आप रट कर गए और आप प्रश्नों को हल कर सकें। ऐसे प्रश्न भी आएंगे, लेकिन आपकी सफलता कौन निश्चित करेगा कि आपका उस विषय के कॉन्सेप्ट जो है वो कितने ज़्यादा सटीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन क्लासेस के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारे जो कंसेप्ट है उनकी हम पकड़ कर सकें और सफलता निश्चित कर सकें, हमारी सफलता निश्चित कर दें। क्योंकि कहा भी गया है कि पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान किससे होती है? हौसलों से उड़ान होती है। हमें उड़ान अगर करनी है तो हमारे हौसले मजबूत होने चाहिए, और जब हम मजबूती से सोचते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं और ये सोचकर चलते हैं कि सफलता मुझे पानी है, और सफलता पाने के लिए सही दिशा में हम कार्य करते हैं, हमारी जो योजना होती है वो सही होती है, सटीक होती है, और हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो वैज्ञानिक होता है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे, योजना बनाकर पढ़ेंगे, समय का सही विभाजन कर पाएंगे, अपना सटीक टाइम टेबल बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक उचित मार्गदर्शन लेंगे तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही गुणकारी होने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।